ऋग्वैदिक काल समाप्त है पूरी तरह से। इतिहास, भारतीय इतिहास आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल समाप्त है और वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य, आरण्यक साहित्य वगैरह समाप्त है। इसके बाद उत्तर वैदिक साहित्य में पढ़ा रहा था। उत्तर वैदिक साहित्य में मैं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन यानी अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ समाप्त हो चुका है। आज उत्तर वैदिक समाज पढ़ाया जाएगा। मैं आज इस बताना चाहता हूं कि इतिहास बीच बीच में डिस्टर्ब रहा। भारतीय इतिहास की कक्षाएं लगातार अनवरत नहीं चल पाई। जैसे कि भारतीय इतिहास और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। भारतीय इतिहास बीच बीच में ब्रेक हुआ, क्योंकि भारतीय भूगोल लगभग समाप्ति की ओर है। आने वाले हफ्ते भर में भारतीय भूगोल की जो भी कक्षाएं बची हुई हैं 6, 7, 8 उसके वीडियोस डाल दिए जाएंगे। उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय इतिहास आज से अनवरत चलेगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रोज रात को 9 से 10 बजे के बीच भारतीय इतिहास का एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। यानी भारतीय इतिहास का समय रात को 9 से 10 बजे के बीच में रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो अपने पूर्ण रूप में स्थापित हुई। हालांकि वर्ण व्यवस्था का उद्भव ऋग्वैदिक काल में ही हो चुका था, लेकिन अपने पूर्ण रूप में वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का उद्भव ऋग्वैदिक काल में हुआ था, शुरू के 3 वर्णों का। लेकिन शूद्रों को चौथे वर्ण के रूप में इसी काल में मान्यता दी गई। शूद्रों को सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही चौथे वर्ण के रूप में स्थापित किया गया। उत्तर वैदिक काल में लेकिन वर्ण व्यवस्था का कठोर स्वरूप नहीं दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था अभी भी उतनी कठोर नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए पेशा अभी भी वंशानुगत नहीं हुआ था। जरूरी नहीं कि एक वंश का जो पेशा है उनका उत्तराधिकारी भी वही पेशा अपनाएगा। जैसे कि बाद के काल में जाति व्यवस्था में दिखाई देता है। एक जाति का उत्तराधिकारी अपने जातिगत पेशे को ही अपनाता था, जो कि गुप्त काल तक आते आते ये जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था अभी इतनी जटिल नहीं हुई थी। पेशा वंशानुगत नहीं हुआ था, है ना। विवाह संबंधों में भी जटिलता नहीं आई थी। मतलब एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में विवाह अभी भी कर सकते थे। तो विवाह संबंधों में भी जटिलता नहीं आई थी और अभी भी जाति व्यवस्था का उद्भव नहीं हुआ था। लेकिन शूद्रों का, हालांकि वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल नहीं हुई थी, लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार इस काल में बंद करके उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद करके उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब जब बालक 10 साल का हो जाता था, किसी भी वर्ण का हो, तो 10 साल का जब बालक हो जाता था तो माना जाता था कि उसकी विद्या अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई का काल प्रारंभ होने वाला है। तो उस काल में मान्यता थी कि 10 वर्ष से, आमतौर पे 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का काल होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता था विद्या अध्ययन का काल, पढ़ाई लिखाई का समय। उसे हम कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में या विद्या अध्ययन के काल में प्रवेश करने के लिए बालक को उपनयन संस्कार से गुजरना पड़ता था। पहले उसका उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था, अर्थात गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करता था, ब्रह्मचारी जीवन बिताते हुए 25 वर्ष तक। तो शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित करके उन्हें शिक्षा के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया है। उत्तर वैदिक जो साहित्य है, उत्तर वैदिक साहित्य क्या है जानते हैं? ऋग्वेद को छोड़कर शेष तीनों वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद साहित्य, इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य में शूद्रों को शेष तीनों वर्णों का सेवक बताया गया है। यानी शूद्रों की स्थिति पतनोन्मुखी थी, अच्छी नहीं थी। राज्य संचालन और राज्य की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों का था। राज्य का संचालन करना और राज्य की रक्षा यानी सैनिक कार्य, तो ये दोनों दायित्व क्षत्रियों का था। वैश्य वर्ण प्रमुख उत्पादक था, यानी कृषि धंधा कौन करता था? खेती किसानी वैश्यों का काम था। तो वैश्य वर्ग प्रमुख उत्पादक था, इसलिए राज्य को कर देना वैश्यों का ही उत्तरदायित्व था। वैश्य वर्ग प्रमुख उत्पादक था, वैश्य वर्ग ही राज्य को टैक्स देता था, इसलिए वैश्य वर्ग को अन्यस्य बलिकृत भी कहा गया है।
आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ग को अन्यस्य बलीकृत कहा गया है? वैश्य वर्ग को। क्यों? क्योंकि वो टैक्स देना उसी का काम था, क्योंकि वही प्रमुख उत्पादक था, वही खेती किसानी करता था, है ना। उत्पादन करने का काम वैश्यों का था। राज्य की सुरक्षा और सैनिक कार्य और राज्य का संचालन क्षत्रियों का काम था। तो वो टैक्स देता था, इसलिए अन्य से बलीकृत। अन्य से मतलब, अन्य मतलब दूसरे को, बलि मतलब टैक्स, कृत मतलब देने वाला, दूसरे को कर देने वाला, अन्य से बलीकृत कहा जाता था। ब्राह्मण वर्ग जो था वो धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था। धर्म, मानव के जीवन पर धर्म का बहुत ही व्यापक प्रभाव है। प्राचीन काल से हम आज भी समाज में नजर उठा के देखते हैं तो धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है समाज पर। तो जबकि आज शिक्षा का स्तर धीरे धीरे काफी ऊंचा उठ रहा है, समाज में एक वर्ग काफी शिक्षित है, उसके बावजूद उन लोगों पर भी धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस काल में, उत्तर वैदिक काल, समय क्या है 1000 बीसी से 600 बीसी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उत्तर वैदिक काल में समाज पर धर्म का कितना गहरा प्रभाव रहा होगा, कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा, बहुत ज्यादा। जब आज हम आर्थिक और तकनीकी रूप से इतना उन्नत हो चुके हैं और शैक्षिक रूप से, तब भी धर्म का प्रभाव है। तो कल्पना करिए कि आज से 2500 साल पहले समाज पर धर्म का कितना प्रभाव रहा होगा। तो धर्म का प्रभाव था और ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था। धर्म का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति को भयभीत करके रखता है। धर्म का एक भय होता है, जैसे कि आप अगर घर से निकलते हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, रास्ते में एक मंदिर आ गया, साईं जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, महावीर स्वामी का मंदिर हो, महावीर जी का मंदिर हो यानी हनुमान जी का, या कोई मस्जिद हो, तो या कोई गुरुद्वारा हो, तो अगर हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही मंदिर आया, कोई भी पूजा करी, तो तुरंत हमारा सिर, रास्ते में ही हम साइकिल भी चला रहे हैं तो साइकिल से सिर हम हैंडल की तरफ झुका देते हैं। ये होता है धर्म का प्रभाव, एक भय पैदा करता है। निश्चित रूप से निष्ठा भी रहती है, लेकिन भय भी रहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना। तो धर्म का बहुत प्रभाव है। बच्चा अगर पैदा हुआ तो उस तमाम पूजा पाठ करवाएंगे, किस लिए? भय रहता है मन में, धर्म एक भय पैदा करता है, ठीक है। क्योंकि निष्ठा कर्म कांडों पर आधारित नहीं होती है। बिना कर्म कांड किए भी निष्ठा और विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जब कर्म कांड किया जाता है कि इस विधि से कर्म कांड संपन्न होना चाहिए, तो उसके पीछे एक भय था, भय होता है। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था, है ना। ब्राह्मणों ने जानबूझ के खूब बड़े बड़े यज्ञों का संपादन, विधान किया था, सृजन किया था उस काल में, जो कि काफी जटिल होते थे। आम आदमी उन्हें नहीं समझ पाता था और नहीं उसे संपादित, यज्ञ संपादित कराना, पूजा पाठ संपादित कराना किसका काम था? ब्राह्मण वर्ग था। जानबूझ के जटिल यज्ञ कर्मकांडों का सृजन किया गया था, ताकि लोग ऐसा समझें कि अगर ये यज्ञ हमने नहीं कराया तो कहीं हमारे होने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर न पड़ जाए, मेरे खेती किसानी पर कहीं फसलें सूख न जाए, है ना। तो तमाम, जब आदमी आर्थिक समृद्धि की लालसा रखता है तो उसके मन में भय भी आती है। तो ब्राह्मण वर्ग धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि ब्राह्मण एक अनुत्पादी वर्ग था, अनुत्पादक था, क्योंकि उत्पादन करना किसका काम था? वैश्यों का था। चूंकि ब्राह्मण एक अनुत्पादक वर्ग था, इसलिए समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण वर्ग ने उत्तर वैदिक काल में जटिल यज्ञ कर्मकांडों का सृजन किया, ताकि जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखें। क्योंकि अगर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप नहीं बनाए रखेंगे तो यज्ञ उनसे कौन कराएगा? फिर उन्हें दान दक्षिणा कौन देगा? क्योंकि उनकी आय का स्रोत क्या था? दान दक्षिणा। यज्ञ क्यों कराते थे? दान दक्षिणा के लिए, क्योंकि वैश्यों से टैक्स तो क्षत्रिय वर्ग ले लेता था। तो इन्हें कैसे मिलेगा अनाज? तरीका है यज्ञ कर्मकांड, बड़े बड़े, जितने बड़े यज्ञ कर्मकांड उतना ज्यादा दान दक्षिणा। तो यही उनकी आय का स्रोत था। टैक्स तो ले नहीं सकते थे, यानी वैश्यों पर भार बहुत ज्यादा था। क्षत्रिय टैक्स के रूप में लेता था और ब्राह्मण दान दक्षिणा के रूप में लेता था, ठीक है।
तो यज्ञ कर्मकांडों का सृजन किया ब्राह्मणों ने ताकि जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता की छाप बनाए रखें। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या और जटिलता अत्यधिक बढ़ गई थी, यानी संख्या भी बढ़ गई थी। यज्ञ ऋग वैदिक काल में भी यज्ञ थे, लेकिन बहुत ही सरल प्रकार के होते थे। उत्तर वैदिक काल में देखिए समाज अर्थव्यवस्था का अनुसरण करता है। ऋग्वैदिक काल में खेती किसानी नहीं थी, पशुपालन का धंधा प्रमुख था, कृषि का धंधा ऋग्वैदिक काल में गौड़ था, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ और नई नई तकनीकें आने लगी लोहे पर आधारित, तो खूब अनाज उत्पादन होने लगा। अनाज उत्पादन होने लगा तो जहां उत्पादन होता है वहां उसका शोषक वर्ग जरूर मौजूद होगा, ठीक है। जहां उत्पादन होता है उसका शोषक वर्ग, अगर कहीं उत्पादक है तो उसका शोषक वर्ग अपने आप आ जाएगा। ये हर काल में होता रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में उत्पादन बढ़ा तो राज्य की सुरक्षा और राज्य संचालन के लिए क्षत्रियों ने टैक्स लगाया, जो कि जरूरी भी था, और धार्मिक कर्मकांडों का सहारा लेकर ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा लेना शुरू किया। ये नियम होता है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, ये हर काल में चलता है, चलता रहेगा। तो यज्ञ अनुष्ठानों की संख्या और जटिलता अत्यधिक बढ़ गई ताकि इससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई, है ना, क्योंकि दान दक्षिणा जो है प्राप्त होता था वो काफी बढ़ गया था। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। हुआ ये कि क्षत्रिय टैक्स लेते थे और ये दान दक्षिणा लेते थे ब्राह्मण, तो इससे क्षत्रियों को राज्य संचालन में दिक्कत आती थी, क्योंकि जब ब्राह्मणों ने देखा कि क्षत्रिय टैक्स ले रहे हैं तो ब्राह्मणों ने क्या किया, यज्ञ कर्मकांडों की जटिलता और संख्या बढ़ा दी ताकि वो टैक्स उधर न जाए बल्कि हमारे पास आए दान दक्षिणा के रूप में। जितना ही ज्यादा यज्ञ, जितना ही ज्यादा कर्मकांड, उतना ज्यादा दान दक्षिणा। तो क्षत्रियों को जो राज्य संचालन करते थे उन्हें दिक्कत महसूस हुई कि जो अनाज टैक्स के रूप में हमारे पास आना चाहिए वो इनके पास जा रहा है, तो उनको राज्य संचालन में दिक्कत आई, क्योंकि तमाम उन्हें ऐसे काम करने पड़ते थे, वेतन देना, है ना। बिना वेतन दिए ही राज्य संचालन नहीं हो सकता है, युद्ध बिना संपत्ति के ही युद्ध नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें टैक्स चाहिए था क्षत्रियों को, जबकि अधिक से अधिक अनाज दान दक्षिणा के माध्यम से ब्राह्मण लेने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन माने खाने पीने के बाद जो बच जाता है उत्पादन अनाज, तो उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन पर दावा करने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य दोनों अनुत्पादक वर्ग हैं, दोनों अनुत्पादक हैं। तो उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन पर दावा करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य संघर्ष के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों ने राज्य संचालन का भार का उत्तरदायित्व क्षत्रियों को सौंप दिया और स्वयं प्रथम आदर सूचक प्रथम स्थान ग्रहण किया। कैसा आदर सूचक प्रथम स्थान? क्षत्रियों का एक प्रमुख पुरोहित होता था और भी बहुत सारे पुरोहित होते थे, गुरु होते थे, है ना। तो क्षत्रियों के साथ साथ तमाम पुरोहित भी चलते थे, एक प्रमुख पुरोहित, उसके अलावा भी बहुत सारे पुरोहित। तो संचालन राज्य का तो क्षत्रिय ही कर रहे हैं, लेकिन उसे दिशा निर्देश देने का काम कौन करता था? राजा का राज्याभिषेक कौन कराता था? उसका अश्वमेध यज्ञ कौन कराता था? रासू यज्ञ कौन कराता था? वाजपेयी यज्ञ कौन कराता था? ब्राह्मण कराता था, है ना। तो ब्राह्मणों ने राज्य संचालन का अधिकार क्षत्रियों को सौंप दिया कि ठीक है टैक्स तुम वसूलो, और स्वयं आदर सूचक प्रथम स्थान ग्रहण किया। ऐसा उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। जबकि शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। जो मैंने बताया उससे लिखने के बाद लिखिए, जबकि शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों से तो उपनयन संस्कार का अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्य वर्ग का उपनयन संस्कार होता था, इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। द्विज यानी जिनका उपनयन संस्कार होता था उन्हें सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। किसको? ब्राह्मण को, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग को। स्त्रियों की दशा, किसी भी काल में आप समाज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप स्त्रियों की दशा को भली भांति न जान लें। बिना स्त्रियों की दशा का अध्ययन किए समाज को समझा ही नहीं जा सकता है। तो स्त्रियों की दशा देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, आप वहां पढ़ चुके हैं। तो इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को 3 बुराइयों में गिनाया गया है।
मैत्रायणी संहिता उत्तर वैदिक साहित्य है, इसमें स्त्रियों को 3 बुराइयों में रखा गया है। पहला सुरा अर्थात शराब, दूसरा पासा अर्थात जुआ, और तीसरी बुराई स्त्री। उसमें ऐसा बताया गया है, यानी स्त्री की तुलना सुरा और पासा से की गई है, जुआ से की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हद तो तब हो जाती है जब ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कहा गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कहा गया है। पुत्री होने पे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ता था उनके ऊपर। आज भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कि पुत्री होने पर शोक मनाने लगता है, मिठाई नहीं खिलाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं बेटा हुआ है मिठाई खिलाओ, आज भी है। बेटी होने पर मिठाई खिलाने का एक बहुत पढ़ा लिखा वर्ग ही ऐसा कहता है, लेकिन आमतौर पर बेटियों पैदा होने पर मिठाई खिलाओ जैसी बातें लोग नहीं बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद, यानी शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद और साथ ही लड़कियों का भी उपनयन संस्कार उत्तर वैदिक काल में बंद, यानी उन्हें भी शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। उपनयन संस्कार होता तभी तो ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करती और शिक्षा प्राप्त करती। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख आया है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, संवाद मतलब प्राचीन काल में विद्वान लोग बैठकर अपनी विद्वता प्रदर्शित करते थे, है ना, श्रेष्ठता प्रदर्शित करते थे कि देखिए कौन विद्वान है, मैं तुम्हें हरा दूंगा, ऐसा मतलब अपनी श्रेष्ठता, बौद्धिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए आपस में वाद संवाद करते थे। किस पर? शास्त्रों पर, धर्म पर, न्याय पर, है ना। तो उसे हम कहते थे संवाद। तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का जिक्र आया है, आप ऐसा लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि अभी भी कुछ महिलाएं, गार्गी एक विदुषी थी मतलब पढ़ी लिखी महिला, और याज्ञवल्क्य एक विद्वान थे यानी पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि अभी भी कुछ महिलाएं पढ़ लिख कर समाज में उच्चतर शिक्षा हासिल कर सकती थीं, लेकिन शायद उसकी भी एक सीमा थी। कैसे? सीमा कैसे थी? आगे लिखिए। जैसा कि गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से पता चलता है ना। इसके अंतर्गत याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि बहुत ज्यादा बहस मत करो वरना गदा से तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। जब स्त्री बहस करती है तो पुरुषों के अहम को चोट पहुंचने लगती है, तो जब बराबरी का दर्जा देना ही नहीं था तो तुम संवाद क्यों किए? या तो संवाद ही न करें। संवाद करने का अर्थ ही होता है कि जब आप अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता दर्शाने के लिए ही किया जाए, न कि किसी का मुंह बंद कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन स्त्रियों की दशा अभी भी उतनी खराब नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा उतनी खराब नहीं थी जितना कि सूत्र काल में हो गई। सूत्र काल कब से कब तक था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात 600 बीसी से 300 बीसी के काल को सूत्र काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में सूत्र साहित्य की रचना हुई थी, जैसे धर्म सूत्र। तो सूत्र काल साहित्य की रचना हुई थी, सूत्र साहित्य की, इसलिए इस पूरे काल को हम सूत्र काल कह देते हैं। तो अभी भी स्त्रियों की दशा उतनी खराब नहीं हुई थी जितनी सूत्र काल में दिखाई देती है ना। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक साहित्य है ना, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, सभा समिति में जाने से रोका जाने लगा, जो कि ऋग्वैदिक काल में सभा समिति में भी जाती थी, उपनयन संस्कार भी होता था उनका। तो उपनयन संस्कार बंद, सभा समितियों में भाग लेने से रोका जाने लगा, बाल विवाह होने लगा जल्दी जल्दी। आदि समाज में बहुत सारे लोग बाल विवाह लड़कियों का कर देते हैं ताकि उनकी बड़ी हुई होती लड़की भी उनका नाक न कटा दे, ये मानसिकता रहती है। तो लड़का नाक नहीं कटाता है, लड़की ही नाक कटाती है, तो बाल विवाह होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को कभी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था, उत्तर वैदिक काल में भी संपत्ति का अधिकार उन्हें नहीं था। यानी जमीन पर अधिकार किसका था? जमीन खरीदने बेचने का अधिकार पुरुषों का था, वो काम स्त्रियां नहीं कर सकती थी। तो संपत्ति का अधिकार न ऋग्वैदिक काल में था और न ही उत्तर वैदिक काल में उन्हें दिया गया। इसीलिए लिखा है ये अधिकार पहले से ही नहीं था, इस काल में भी नहीं था। नेक्स्ट, नियोग प्रथा जो कि ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी, इस काल में भी जारी रही। नियोग प्रथा के बारे में व्यापक चर्चा ऋग्वैदिक कालीन समाज में की जा चुकी है। नियोग प्रथा महत्वपूर्ण थी, सवाल पूछते हैं तो अब भी प्रचलित थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का जन्म उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का जन्म मुख्य रूप से मध्यकाल में हुआ था। मध्यकाल मतलब मिडिवल हिस्ट्री।
तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का जन्म मध्यकाल में हुआ, यानी ये बुराइयां मध्यकाल की देन है, खासकर तब जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उसमें जो कुलीन वर्ग होता था, देखिए समाज में जितने भी स्त्रियों से संबंधित बुराइयां होती हैं वो मुख्य रूप से कुलीन वर्ग में होती हैं, जो समृद्ध वर्ग होता है। समृद्ध वर्ग ही अपने इज्जत का एक बुलबुले जैसा आवरण बनाता है और वो बुलबुला थोप देता है अपने घर की स्त्रियों पर कि तुम ही मेरी इज्जत हो। अपने हर तरह का दुराचार में लिप्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों को इज्जत बना दी जाती है। उनका नाम क्या रख देंगे? सरला देवी, उन्हें देवी की उपाधि दे देंगे, है ना। गांव में आप जाइए तो तमाम स्त्रियों का नाम देवी टाइटल लगा रहता है। देवी टाइटल क्या सिद्ध करता है? स्त्रियों की अच्छी दशा या बुरी दशा? बुरी दशा। ये द्योतक, इसका द्योतक होता है कि आप देवी तभी तक हो जब तक घर की चहार दीवारी में बंद हो, जब तक चौखट न लांघो तब तक आप देवी हो। ज्यादा उन्मुक्त होंगी, ज्यादा उन्मुक्तता से पेश आएंगी तो कुछ और उपाधि दी जाती है ना। तो ये ठीक है, आप